देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून पर सवाल, शफाफियत पर सवाल और हुकूमत साजी मुहाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी, अवाम ने अपना वोट देकर अपनी राय का इजहार करके एक दरिया पार कर लिया और अब इससे भी बड़ा बल्कि आग का दरिया सामने है और ये दरिया हुकूमत साजी का दरिया है। पहले मरहले में अवाम ने अपना फैसला खुलेआम बाहर निकल कर अपना वोट डालकर सुनाया, लेकिन अब हुकूमत साजी का मरहला अंदर बैठ कर छुप कर ड्राइंग रूम्स में तय होगा। इस मरहले में अवाम के मैंडेट की कांट छांट होगी, लालच भी दिए जाएंगे और लालच लिए भी जाएंगे। आजाद जीतने वालों की खरीदो फरोख्त होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की मंडियां सजेंगी, फिर कोई छांगा मांगा होगा या फिर कोई सिंध हाउस होगा। वैसे हमारा आईन, कानून और रिवायात तो कहती हैं कि सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले को हुकूमत साजी का हक मिलना चाहिए, लेकिन इस मरहले में 100 से ज्यादा सीट्स जीतने वाले मुंह देख रहे हैं और 80 वाले अपना वजीर आजम बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर चुके हैं। हुकूमत साजी के इस तरीके पर सवालात का ना थमने वाला सैलाब है कि किस कायदे के तहत अक़लियती पार्टी को हुकूमत साजी का हक दिया जाए। सवाल यह है कि PTI के आज़ाद लोगों की हुकूमत बनने में रुकावटें खड़ी करना क्या अवामी मैंडेट और फैसले की तौहीन नहीं होगी? सवाल यह भी है कि जिस चूंचू के मुरब्बे और भानमती के कुनबे ने पहले 16 माह में तबाही की, उसको दोबारा क्यों लाया जाए? क्या फिर उन्हीं को हुकूमत दी जाए जिस इत्तेहाद ने मुल्क की मईशत बर्बाद की? सवाल यह है कि क्या लोग इन्हीं चेहरों को दोबारा देखें जो डिफॉल्ट से बचाने के नाम पे हुकूमत में आए और अवाम को डिफॉल्ट करके चले गए? सवाल यह है कि क्या इन्हीं जमातों को इक्तदार दे दिया जाए जिनको महंगाई 12% पर मिली और वो महंगाई को 38% पर पहुंचाकर चले गए, GDP को 6% से खींचकर 2% पर ले आए, जो पेट्रोल 150 से 300 पर ले आए, जो डॉलर को 180 से 280 पर ले गए। सवाल यह है कि एक बार फिर आजमाया हुआ नाकाम इत्तेहाद क्या दोबारा आजमाने से कामयाब हो जाएगा? एक बार का तबाहकुन तजुर्बा दोबारा करने से नया नतीजा निकल आएगा? सवाल यह है कि अगर सब कुछ ऐसे ही होना है तो फिर इलेक्शन जैसी इतनी बड़ी और मुश्किल मशक की जरूरत क्या थी? सवाल तो ये भी है कि मैंडेट को तोड़ने और तब्दील करने से उन लाखों नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने वोट की पर्ची पर एतमाद किया, जिन्होंने वोट को अपने गुस्से का हथियार बनाया, जिन्होंने जमहूरियत पर यकीन रखा और इसी का इंतखाब किया। सवाल तो ये भी है कि नून लीग ने कौम को नवाज देने की बात की, अब अगर कौम ने उनकी बजाय किसी और को नवाज दिया है तो उसको कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? और अब जिस तरह इलेक्शन के नताइज अदालतों में चैलेंज हुए हैं तो सवाल इलेक्शन की शफाफियत पर भी उठना शुरू हो गए हैं। तो भाई सवालात तो और भी बहुत ज्यादा हैं, तो इन सवालों के जवाब तलाश करने की आज प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं मुजम्मिल सोहरवटी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नबील गबोल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपको बहुत मुबारक हो, NA 239 से आप इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं इसको आप देखते कैसे हैं? मुकम्मल साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं या जुज़वी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं या मुकम्मल धांधली वाले इलेक्शन हो गए हैं? ये मैं नहीं कहूँगा कि धांधली वाले इलेक्शन हुए। मेरे ख्याल में अगर धांधली वाले इलेक्शन होते जी तो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स जो है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते। अगर जैसा कहा जा रहा था कि जी बल्ले का निशान छीन लिया गया और अब कैंडिडेट्स जो है वो PTI के बैक्ड कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने तकरीबन 95 के करीब सीटें उठाई हैं, तो उसमें फिर धांधली कहाँ से हुई? मैं समझता हूँ कि देखें, जब ये मेरा 8वां इलेक्शन है, जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, जो भी मैंने ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में, हर इलेक्शन के बाद यही कहा जाता है कि जी धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं और ये एक प्रोसेस है, चलता रहेगा और ये शोर मचता रहेगा। अच्छा गबोल साहब, और इसी तरह 5 साल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी जीत की खुशी हुई, मजा नहीं आया। वो इसलिए चूंकि आपने ये दावा किया था कि इमरान खान को 30,000 वोटों से मैं हराऊंगा, तो आप जो जीते हैं तो 3,000 की लीड है सर सिर्फ आपकी। जो आजाद उम्मीदवार है उसको पड़ा 40,000 वोट, सॉरी आपको 40,000 वोट पड़ा, उसको 37,000 वोट मिले हैं। जमात इस्लामी ने भी 22,000 वोट ले लिया। तो वो कहाँ 30,000 लीड के दावे, कहाँ 3,000 से जीते?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन, जो हालात जब इलेक्शंस होते हैं ना, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए बातें की जाती। जब इमरान खान के सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा था, बाई इलेक्शन 1.25 साल, उस वक्त इमरान खान जो है वो मजलूम नहीं था, उस वक्त वो इतना पॉपुलर नहीं था। अब चूंकि वो जेल में है और निकाह के ऊपर भी जो है उसको सजा मिल गई है, तो वो एक मजलूम वोट के सूरत निकल आए लोगों को, एक सिंपैथी वोट जिसको कहते हैं। तो लोगों ने सिंपैथी में जो है उसको वोट दिया। यही हालात 5 साल के बाद नहीं होंगे। ठीक है, यही हालात ये इमरान खान के नहीं होंगे। ओके, हाँ, आपके हल्के में कहा था, तो ये एक हालात ऐसे। आपके हल्के में वोटर की 4,22,000 से ज्यादा, टर्नआउट 31% रहा। क्यों इतना टर्नआउट कम रहा सर? अगर हम पंजाब की बात करें, वहां पे ज्यादातर 50% रहा, कराची के दीगर इलाकों में ये 35 से 45% रहा। आपके इलाके में क्यों कम रहा? नॉर्मली जी 31 से 40% ही रहता है, मतलब इससे ज्यादा कभी मैंने नहीं देखा है। मैंने कहा ना, अभी आपको मैं मिसाल दूं, 2008 के इलेक्शन में 50% तक पहुंच गया था, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तो लोगों ने उस वक्त मुझे 84,000 वोट मिले थे। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि हालात के ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं तो इसी तर्ज पे जो है वोट निकलते हैं। तो यही अभी ये मजलूम सिंपैथी वोट जो लोगों को जाहिर हुआ, सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। ये इलेक्शन सोशल मीडिया का था, ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, जिसमें आप जो शो करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, लोग जो है ना वो उसके क्या कहते हैं, पीछे और समझाया तो गया होगा, लेकिन गफूर साहब ऐसे ना कहे, लोगों ने बाहर वोट भी किया है। और मैं समझ गई कि आप उन 2 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं जो कि नए वोटर्स थे, जिन्होंने पहली दफा वोट दिया। लेकिन सर, आपके हल्के की एक और बात कि आपके हल्के में एमक्यूएम का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन आपका जो हल्का है ना, उससे 3 हल्के के बाद पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मंदोखेल साहब, उनका हल्का था, और वो वहां पे एमक्यूएम के ऊपर शदीद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने वोट लिए अपने हल्के NA 242 में 17,000 और मुस्तफा कमाल ने कोई 71,000 वोट लिए हैं। तो सर, क्या एमक्यूएम इस वक्त भी इतनी मजबूत पोजीशन में है कि वो ठप्पे लगा सकती है, धांधली कर सकती है, धमकियां दिलवा सकती है? ये तो 7-8 साल पहले एमक्यूएम पे इल्जाम लगता था, अब ये बदली हुई एमक्यूएम नहीं है? देखिए, इस बारे में मैं इसलिए अभी कोई राय नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस हल्के के बारे में क्या हुआ। आप कितने और दूसरी बात यह कि आगे आने वाले दिनों में हम साथ बैठेंगे जी, तो हम नाराज नहीं करना चाहते किसी को। हम चाहते थे कि अगले दिनों में जो नेशनल गवर्नमेंट या जिसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, उस कोalition गवर्नमेंट में मुझे एमक्यूएम भी नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग नून भी नजर आ रहा है, JUI, पीपल्स पार्टी, जो भी हमारा जो अलायंस था, वो उसी तरीके से जो है ना PDM का अलायंस वो हुकूमत बनाने, इसलिए अभी कोई बुराइयां, कोई खामियां आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। मुझे ये बताइए, एमक्यूएम को जो 17 सीटें जीती है, ये अपना मैंडेट खोया हुआ वापस लिया है, खुद लिया है, या दिलवाया गया है? देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि एमक्यूएम ने अगर 17 सीटें ली है तो उनको उसके ऊपर मैं धांधली का इल्जाम कैसे लगाऊं? हाँ, सही बात है, आप नहीं लगा सकते, फिलहाल तो लगा सकते जब मुलाकातें चल रही हैं। तो और अब्बास साहब, 7 फरवरी की रात को ना हमें ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 130 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। फिर 8 फरवरी की रात को ऐसा लगा कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 130 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अब मामला तकरीबन सर बराबर हो गया है, तो PTI के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, ये कोई 13 या 15 नशिस्तें ही आगे होंगे। ये क्या जादू है? पहले तो मैं गफूर साहब ने जो कहा ना कि इलेक्शन सोशल मीडिया का था, सिंपैथी नहीं, ये इलेक्शन हकीकी आज़ादी का था और ये इलेक्शन गैरत का था। इनफैक्ट ये रियासत में जो सबसे बड़ी ताकत है अवाम का इलेक्शन था। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा बेहतरीन इलेक्शन जिसमें कैंडिडेट्स का लोगों ने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ मंशूर देखा, मैंडेट दिया कि हम वोट देने जा रहे हैं इमरान खान को, और उसको जाकर ठप्पा लगा। यकीन करें, मैं हैरान हूं कि लोगों को पता ही नहीं उनके हल्के में इलेक्शन कौन लड़ रहा था। लेकिन जब 8 की रात को जब देखा हम सारे जीत रहे थे, सुबह 5 बजे तक मैंने पूरे पाकिस्तान में जितने दोस्त थे, लगता था कि सारी फैमिलीज बैठ के अपने साथ बैलेट पेपर रख के बैठी हुई डब्बे और उसकी हिफाजत कर रही थी। सुबह सोए 9 बजे पूरी काया पलट चुकी थी। अब हैरानी की बात है कि गफूर साहब कह रहे कराची में जहांगीर अपना, आप उनको तो जानते हैं, हमारे जो फैक्सेट वाले आलमगीर खान साहब, उन्होंने टोटल वोट लिया 1,01,547 वोट, 1,05,547 वोट। सिंपल मैथ्स है। और उनके जो मुखालिफ थे उसने शायद वोट लिए थे 11,000, उन्होंने 1 लाख माइनस कर दिया
और आलमगीर खान का सिर्फ 5,547 छोड़ दिया और 1 लाख जो एमक्यूएम का बंदा था उसको ऐड कर दिया। सिंपल मैथ। यानी कि आपने कुछ जरा तरद्दुद करने की कोशिश की, ना आपने धांधली की, ना आपने 10,000 पर्ची डाली, आपने सिर्फ आरओ के दफ्तर में एक सिंगल जो 1 लाख था उसको इधर से उठा के इधर कर दिया। अगर पाकिस्तान में ये जमहूरियत पलनी है ना, यकीन करें हम इस तबाही के दहाने पे जो सोच नहीं सकते। यानी कि फ्यूचर में आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान का हुक्मरान बनने के लिए आपको बड़ा डाकू और चोर बनना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब इतना ढीठ मुंह बना के सारी काम को 50 सीटों के ऊपर, यानी कि अपनी सीट डॉक्टर यास्मीन से वो हार चुके थे, जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो उस्मान डार की वालदा से अपनी सीट हार चुके थे, फौरन रात को सनाब उन्होंने रिजल्ट चेंज करके सुबह कहते हैं जी हम हुकूमत बनाएंगे। इससे ज्यादा मैंने जिंदगी में वो कहते हैं ना डिसग्रेसफुल किस्म की लीडरशिप किसी पे किसी मुल्क पे नहीं देखी हो। अच्छा सर, कुछ हलकों में नूनी के साथ भी ऐसा हुआ है, राना समझ रहे थे लेकिन वो सुबह हार गए। कोई नौजवान इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करेगा, इस रियासत पे बिलीव नहीं करेगा। वो कहता है कि इस वक्त क्या था कि मेरे हाथ में मेरी तकदीर है, मैं वोट डालूंगा, मैं अपना हुक्मरान करूंगा। अब के बाद वो कहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो आरोज नहीं लड़ना है, तो वोट डालने का फायदा पाकिस्तान में आइंदा 10, 15, 20% से ज्यादा लोग वोट डाल नहीं आएंगे और इसमें सबसे ज्यादा फिर इन स्टेटस को वाले लोगों का है और ये सारी उम्र ऐश करते जाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है और वो लोग जो ये फैसला करेंगे पाकिस्तान ने किस सिमत को जाना है, आज उनके लिए भी फैसला कुनकड़ी है। अगर आप वो वाला पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें सारी उम्र ये लोग हुकूमत करते रहे, जिससे कुछ नहीं बन पाएगा, तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। लेकिन अगर आप अवाम की ताकत पे बिलीव करते हैं तो ख्वाब मेहरबानी करके इनको माफ कर दीजिए। लेट देम हैव इट, लोगों को रूल करने दें, उनको फैसले के ऊपर ट्रस्ट करें। यकीन जानिए अगर PDM 2 आ गया, ये मुल्क 6 महीने से ज्यादा वही चांसेस लग रहे हैं। सर मैं हुकूमत साजी का मरला है, लेकिन ये बताइएगा कि ये मुल्तान में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जीत सकी और अब्बास भट्टी साहब, हालांकि जो अभी सिंपैथी वोट का जिक्र कर रहे थे नबील कबोल साहब, तो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ है तो पूरे मुल्तान का हमदर्दी का वोट तो उन्हीं को ही डलना चाहिए था, लेकिन ये जो हमदर्दी का वोट है ये सिर्फ जैन कुरैशी और आमिर डोगर के हलकों तक महदूद रहा। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें यहाँ से जीती हैं, यानी कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी वहां बेहतर की। 1 नशिस्त नून लीग ने जीत ली, तो क्यों PTI वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकी? एक बात बताऊं, हमारी जो 4 सीटें हैं टोटल शहर तहसील मुल्तान की, उसमें से 2 शहर में आती हैं जो कि आमिर डोगर और जैन कुरैशी की थी। उसमें मार्जिन इतना ज्यादा था कि उसको तब्दील करना शायद किसी के नहीं था। अगर तरीन साहब 50,000 पे तो आमिर डोगर 1,43 पे था। अगर वो जो जैन कुरैशी के मुकाबले लड़ रहे, अगर वो 60,000 है तो जैन 1,28,000 पे था। तो 80,000 वोट शायद मुल्तान जैसे इलाके में चेंज करना, जहां फॉर्म 45 अवेलेबल, थोड़ा डिफरेंट हो गया था। जो 2 हल्कों की बात कर लें, मेहरबान कुरैशी वो 8,000 से जीत चुकी है। आज उसने फॉर्म 45 पूरे अपने हल्के के उसने सोशल मीडिया पे लगा के लोगों को बता दिया है कि मैं 8,000 से जीत चुकी साहब, लेकिन वहां पे अभी रिकाउंटिंग नहीं हुई है। मेहरबान कुरैशी इल्जाम लगा रही है, तो क्या ये समझा जाए कि वहां पे अगर धांधली हुई तो वो नून ने की है या पीपल्स पार्टी ने की है? रात को तैमूर मलिक जो दूसरा यूसुफ गिलानी के मुकाबले हमारे कैंडिडेट लग रहे हैं, उन्होंने रिकाउंटिंग की दरखास्त दी है। बजाय ये कि वो कम होते हैं उसमें, अच्छा उसमें 16,500 टोटल वोट रिजेक्ट किए गए। अगर उसके फॉर्म 45 देख ले तो उसमें टोटल रिजेक्शन 1100 वोटों की है। यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 1100 वोट दिखा रहा है और 16,000 डबल स्टैम्प, जिसमें से एक निशान PTI के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का और दूसरा पीपल्स पार्टी का लगा कैंसिल। इन हालात देखिए, कुछ लोगों के साथ किसी की कोई कमिटमेंट है, वो कैसे ऑनर कर रही है उसके लिए कोई तरीका नहीं चाहिए। 2-4 कागज ऊपर नीचे करके आपने सर यहाँ पे धांधली किसने की? आपकी मेहरबान कुरैशी जो है वो भी यही बात कर रही है, यहाँ पे नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी के ऊपर आप ये इल्जाम लगाएंगे और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे इस पोजीशन में थी कि वो ये सब कर सके? पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद है, मैं गबोल साहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुल्तान में जो हुआ, ऑब्वियसली जहाँ पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत रहा हो तो वहां नून लीग के कैंडिडेट के साथ फर्क बहुत ज्यादा था। तो नून लीग का कैंडिडेट 3रे नंबर पे था, पीपल्स पार्टी 2रे नंबर पे। तो दूसरे को पहले पे लाना, वो ने चीटिंग कर रही है तो सबसे आसान है कि जो पीछे बैठा है उसकी कॉपी उठा ले। अब तीसरे वाले की कॉपी उठाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सो प्रैक्टिकली दोनों जगहों पे पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे थी, तो दोनों को उठा के ऊपर डाल दिया। उससे नंबर गेम कम से कम PTI के निकल गई और पीपल्स पार्टी के नंबर बढ़ते गए। और ये पूरा मुल्तान जानता है कि ये दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की थी। ठीक है, मुजम्मिल साहब वर्दी साहब क्या फाक करेंगे वो जो अभी सोशल मीडिया और 2 करोड़ नए वोटर के हवाले से हो रही थी? मैं चाह रही हूँ पहले उस पर कॉमेंट करें कि जो असल फर्क है वो उस 2 करोड़ से जायद जो नया वोटर है उसने डाला है इस इलेक्शन में, जो कि सियासत को सोशल मीडिया या जो स्मार्टफोन है उससे समझता है, उससे वो देखता है। या आप समझते हैं कि नून लीग का जो वोट बैंक है उसको कोई डेंट नहीं लगा, बल्कि PTI का जो वोट बैंक है उसने नून लीग के वोट बैंक को क्रॉस कर लिया है, इस तरह फायदा हुआ है PTI को?
मुझे तो नहीं नज़र आता कोई फ़ायदा हुआ है पीटीआई को। ये तो बताते थे कि 80% इनकी पॉपुलैरिटी है। अब मैं पप्पी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो आलमगीर के हल्के का तो हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने वहाँ 11,000 को एक फिगर डाला, 1 लाख कर दिया। तो फिर मुल्तान में भी 1 डाल के 50,000 को 1,50,000 कर लेते, उसी फार्मूले के साथ 60,000 को 1,60,000 कर लेते। जो फार्मूला कराची में लगाया गया, अगर एक ही का ही इजाफा करना था तो फिर वो जैन के कुरैशी में वो 1 का इजाफा क्यों नहीं हो चुका? जो फार्मूला आलमगीर के पे लग गया वो जैन पे क्यों नहीं लग सका? तो इनकी अपनी गुफ्तगू में काफी अगर फार्मूला वही तो वो कह रहे हैं ना, 1 लाख का इजाफा किया, उसका लाख इधर डाल दिया तो इधर भी उसका लाख उधर डाल देते। आप रिपीट चला लें, वो कह रहे हैं ना 1 लाख आलमगीर का उठा के उसको दे दिया, तो यहां भी 1 लाख उठा के उसको दे देते। लाख से ज्यादा का फर्क तो नहीं था ना। लाख को उन्होंने कहा जी 1 लाख का फर्क डाला है उन्होंने अभी। तो अगर उस फॉर्मूले को देखा जाए तो फिर वो जैन पे भी लग सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान के नौजवान वोटर ने बहुत तहम्मुल से और बहुत समझदारी से वोट सब पार्टियों को दिया है, किसी एक पार्टी को नहीं दिया है। ठीक, अगर हाँ, उन्होंने सबको वोट दिया है, किसी एक को नहीं दिया है। अगर किसी एक को देते तो बाकियों के डब्बे खाली निकलते, बाकियों के डब्बे खाली निकलते। सबको मैंडेट मिला है। ये नून लीग ने बड़ा चढ़ाई वो कर रहे हैं मी पर, और वो ये कहते हैं कि जी मीडिया जो है अभी 10% रिजल्ट ही आया था कि उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनकी अक्सरियत कायम करने का तासुर देना शुरू कर दिया। आप समझते हैं कि उनकी तनकीद मीडिया के ऊपर जायज़ है? चूंकि नून लीग वाले जो है वो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे कि वो सिस्टम कैसे बैठ गया था और फिर सुबह नताइज कैसे तब्दील हो गए। वही जो 2018 में पीटीआई ये जवाब नहीं दे पा रही थी कि आरटीएस कैसे बैठ गया। तो इनकी मीडिया पे तनकीद जायज़ है? जो रिजल्ट मिल रहे थे वही दिखा रहे थे। बात तो ये कि नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो हम जब तजिया करते हैं तो तकाबली जायजे के ऊपर करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस है। अगर हम 2018 के इंतखाबात का 2024 के इंतखाबात से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो 2018 में कराची के इंतखाब नतायज 5वें दिन आए थे, चौथे 5वें दिन, और अब तो 40 घंटे में सारे नतायज 36 घंटे में पूरे हो गए। तो इसका मतलब है आरटीएस से ईएमएस सिस्टम फास्ट था। जिस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आई थी। सुने ना, एक ही स्पीड से क्यों नहीं चलते? ये सिस्टम में क्या ऐसा होता है कि ये बैठ जाता है 10 बजे के आसपास और फिर कोई 3-4 बजे के बाद ये चलना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 1 घंटे में तो पूरे हल्के का रिजल्ट नहीं आ सकता। हमारे मीडिया को तो 6 बजे 1 घंटा नहीं गुजरता, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि 6 बज जाए तो हम इंतजार फौरी तौर पे नताइज का इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में रूल्स बनने चाहिए कि हमें वही नताइज देने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के हैं, और इनफरादी नताइज नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि हल्का मुकम्मल ना हो जाए। आप देखें ना, 80% पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट हो तो बदला अगले 20 से वो लीड खत्म हो जाती है, लेकिन हम एक परसेप्शन बना देते हैं। और मेरे ख्याल में दुनिया भर में इस हवाले से कवायद मौजूद हैं, यहाँ भी बनने चाहिए। और ये किसी की भी अक्सरियत से पहले जो कि उन्होंने कहा कि मीडिया कर रहा था 10% पे, तो ये किसी भी पार्टी के हवाले से ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो या नून लीग हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि नून लीग को ये फैसलाबाद और गुजरांवाला में धचका कैसे लग गया है इतना बड़ा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, गबोल साहब, फिर ये गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध में मैदान तो सर मार लिया है, लेकिन बाकी सूबों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आ रही सर। तो क्या नून लीग के साथ साथ ये पीपल्स पार्टी के लिए भी जरा सोचने का मुकाम नहीं है? नहीं, देखिए, हर सूबे में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, नजर आ रही है। बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट हम बनाएंगे। नहीं, सूबे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सूबाई असेंबलीज की बात कर रहा हूँ, कौमी असेंबली की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सूबाई असेंबली की। तो जब सूबाई असेंबली अगर देखा जाए तो हम सिंध भी हुकूमत बनाएंगे और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। मेरे ख्याल में कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट और वफाक में भी गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो ये एक मतलब हम समझते हैं कि हमारी एक बड़ी जीत है। अगर कोई ये समझते हैं कि 54 सीटें लेने वाले किस तरह हुकूमत बनाएंगे,
तो आप देख लें, जरदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह हुकूमत हम ही बनाएंगे। सर, ये आपका जो हलका है ना, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वोट्स का फर्क चूंकि कम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपका जो हलका है NA 239, इसमें भी रातों रात रिजल्ट तब्दील किए गए हैं। तो अगर यहाँ पे भी रिकाउंटिंग की कोई होती है या कोई ऐसा इम्कान होता है, तो आपको लगता है कि आप अपनी जीत यहाँ बरकरार रख सकेंगे कबूल साहब? बिल्कुल, आप बड़े शौक से करवा ले, वो तो कोई इशू ही नहीं है, बड़े शौक से करवा ले। मैं समझता हूँ कि सबको हक है। अब मुझे तो नजर नहीं आई कि इतना PTI ने कहीं पे ये मेरे हल्के पे उठाई है, मुझे तो नजर नहीं आई। पता नहीं आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, PTI ने कराची में सर, PTI और जमात इस्लामी कह रही है कि वहां पे तो जीती ही PTI और जमात इस्लामी है। वो कह रही है MQM और पीपल्स पार्टी ने तो धांधली की है और वो ज्यादातर हल्के हैं जिनको चैलेंज कर रहे हैं, तो अभी तक आपके हल्के को किया नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई इम्कान अगर हुआ रिकाउंटिंग का, तो चूंकि फर्क कम है ना, तो आपकी जीत आप समझते हैं बरकरार ही रहेगी? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। बल्कि मेरे ख्याल में मेरे वोट ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक, मैं तो खुद चाहता हूँ रिकाउंटिंग हो जाए तो वोट तो ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, और बात पप्पी साहब, अब इलेक्शन नताइज ये चैलेंज होना शुरू हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ सकेगा? सर, मैं अगर मुजम्मिल साहब का एक जवाब दे दूं, लेकिन चीटिंग के ना दो असूल होते हैं। अगर चीटिंग करने वाला शख्स थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो उसको किताब दी जाती है कि तुम चीटिंग कर लो, तो वो किताब से पढ़ लेता है। और अगर बिल्कुल ही अनपढ़ हो ना, तो फिर से कहते हैं ऐसे करो, तुम्हारे 10 नंबर है, मैं 0 लगा के इसको 100 कर दूंगा। सो मुल्तान में फर्क छोटा था, तो चीटिंग वाला ने कहा जी आप रहने दें, हम इलेक्शन में आराम से आपको 10-12 हजार बढ़ा के दे देंगे। कराची में फर्क इतना ज्यादा था 1-1 लाख का कि वो चीटिंग करने के काबिल नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी तुम रहने दो, हम एंड पे जाके लाख पूरा इधर से उठाएंगे और इधर डाल देंगे। मैं हैरानी ये बताता हूँ कि जब 18 सीटें MQM की आई ना, तो MQM के पास उम्मीदवार कम हो गए थे, यानी कि पास क्राइसिस पैदा हो गया, इतनी सीटें मत जिताएं, हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। और हैरान, एक जगह मैं मीम पढ़ रहा था कि अगर कराची में इस वक्त कायद आज़म भी लड़ रहे तो वो भी हार चुके होते, क्योंकि जो कुछ वहां कराची में हुआ है ये तारीख में याद रखा जाएगा। आप सब अपना अकरम राजा साहब को लाहौर में देख लें, 1,71,000 वोट और ओन चौधरी 48,000 पे था। 1 लाख उठा के उसके साथ 1,48,000। बप्पी साहब, ये तो चलता रहता है। देखिए 2018 में MQM लिखती कि हमारा मैंडेट उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। वो कहते हैं हमारे ऐसे गढ़ जहां से MQM हार ही नहीं सकती थी, वो कहते हैं वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुमाइंदा है, जो उम्मीदवार था, वो जीत गया। मैं वो आलमगीर वाली जो आपको मिसाल दी है ना कि 1,05,000 को जब 5,000 किया ना, मतलब वो आलमगीर कहता है इससे ज्यादा बंदे तो मैं अदालत में लेके जा सकता हूँ, मेरे पोलिंग एजेंट से इससे ज्यादा है। मतलब इट इज सो पैथेटिक जो किया गया। अब जो आपने अगली बात की हुकूमत के हवाले से, मैं आपको बता दूं, पहला राइट हुकूमत का हमारा है, ये एक पार्लिमानी रवायत है। जरा बात करती हूँ हुकूमत पे, मैं आप जरा सोरवर्दी साहब बात में ऐड करना चाह रहे हैं। जी सोरवर्दी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी प्लीज बात कीजिए। देखें, ऑन पप्पी साहब को साहब ये बताएं कि जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उनमें PTI कितनी यूनियन काउंसिल जीत चुकी थी और कितने नंबर पे थी, और जो खुर्रम शेर जमान है ये अपने घर की UC हार नहीं गए थे, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए थे। और क्या इमरान खान साहब कराची से कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं हार गए थे? तो कराची में तो तहरीक इंसाफ का बिस्तर उसी दिन गोल हो गया था जिस दिन आप जो बल्दियाती इंतखाब हार गए थे वहां पे अपनी हुकूमत होते हुए, और जब इमरान खान साहब मुल्क पूरे से जीत रहे थे तो कराची से हार रहे थे। तो इसलिए कराची के डायमेंशंस तो बहुत पहले से क्लियर थे कि वहां से तहरीक इंसाफ की टूट फूट की वजह से वहां तहरीक इंसाफ का बिस्तर गोल हो चुका था। इसमें बल्दियाती इंतखाबात के आपने जिसको MNA का टिकट दिया हुआ है खुर्रम शेर जमान को, वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हारा नहीं अपने घर से। बल्दियाती में जो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सका, आप कहते हैं वो MNA जीत जाएगा? यहाँ तो जो काउंसलर नहीं बन सकते वो भी जाते हैं सर। लेकिन मुजम्मिल सोरवर्दी साहब, PTI का तो आप कह रहे हैं कि बिस्तर गोल हो चुका था, लेकिन मुझे ये बताइए कि नून लीग को ये बड़ा धचका जो फैसलाबाद गुजरांवाला में लगा, जो सरगोदा में लगा, सर ये इनके साथ यहाँ पे क्या हुआ है? हार गए इलेक्शन, फेयर इलेक्शन था। फैसलाबाद तो गढ़ है सर इनका। इलेक्शन ऐसे ही होता है, 10 नशिस्तें कम होती हैं फैसलाबाद की, एक भी नहीं जीत सके वहां पे, बिल्कुल सफाया। पता नहीं, अब पप्पी साहब से पूछें कि वो फार्मूला फैसलाबाद में क्यों नहीं लगा, जो इनके पास चीटिंग के फार्मूले हैं, जो ये कौम को समझा रहे हैं और नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम से। सर जरूरी तो नहीं है बताएं कि तो पप्पी साहब से करें ना, मुजम्मिल सोरवर्दी साहब, मैं पूछती हूं फार्मूला पहले आप
अपना तजिया देना कि क्या वजह हो सकती है। भाई ये मुझे ये बताएं कि वहां से जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, क्या लोगों से डिस्कनेक्ट थी? क्या इन्होंने इन हलकों को बहुत इजी ले लिया, या फिर जो इन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ के लोटों को टिकट दिए वो काम नहीं बन सका, वो समझौते नहीं चल सके, क्योंकि बेवफाई के बदले वफा के समझौते नहीं कर लिए थे। नहीं, आपका ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब लोटा है, खुर्रम दस्तगीर लोटा है? राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में जो टिकट दिए ना, कहा जाता है कि उन्हीं की तजावीज पे ज्यादातर टिकट दिए गए थे। राना सनाउल्लाह साहब भी हारे हैं। चले फिर, अगर जिनको दिए गए वो भी हार गए। बात मान लेता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये उनकी ये हार ये बताती है कि इलेक्शन फेयर था, चीटिंग का कोई निजाम मौजूद नहीं था। ऑन पप्पी साहब की सारी थ्योरी में कोई वजन नहीं है, वो सिर्फ कौम को गुमराह कर रहे हैं 35 पंक्चर की तरह, जैसे 2013 में किया, जैसे उससे पहले किया। जो पीटीआई की एक खास आदत है कि वो इंतखाब हारने के बाद धांधली का शोर मचा देती है, कभी इसने हार कबूल नहीं की है। तो इसलिए अगर कोई फार्मूला चीटिंग का मौजूद था तो वो फैसलाबाद और सरगोदा में भी लग जाता। आपका बिल्कुल बिल्कुल में कौन सी रुकावट थी? लेकिन बात यह है कि नून लीग को पंजाब में तो लगता है लाहौर और नॉर्थ पंजाब ने बचा लिया, वरना तो फिर ये वहां से भी इनका पंजाब से सफाया ही हो जाना था। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आई एग्री विद यू कि जो जहां वो हारे हैं वहां वो हारे हैं। नून लीग ने बहुत ग्रेस सिखाई है। मोहसिन राजा ने हार के अपने जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। ख्वाजा साद रफीक ने अपने हारने के बाद अपने जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। उधर समन ब्लोर ने हारने के बाद जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। अच्छी मिसालें आई हैं और तहरीक इंसाफ को इससे सीखना चाहिए। ठीक है, तहरीक इंसाफ सीखे ना सीखे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है कि नून लीग को थोड़ी ग्रेस यहाँ भी नहीं दिखाना चाहिए कि इस दफा ऑपोजिशन में बैठ जाएं अगर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके तो? नहीं तो ये अगर पीटीआई के पास एक 51% है तो ये अपना वजीर आजम का इंतखाब होना है, किसी ने नामजद तो नहीं करना वजीर आजम। वजीर आजम का इंतखाब होना है ना कौमी असेंबली में। अगर इनके पास वोट ज्यादा है तो ये अपना वजीर आजम। सर बात यह है कि जो पीटीआई के आजाद जीते हैं, ग्रेस दिखानी है तो उनको तो साथ ना मिलाएं ना, जितनी खुद ने नशिस्तें ली है वो तो ठीक है। देखिए पारिस, ये कोई सदका खैरात नहीं है कि आप सदके खैरात में वजारत उज़्मा उनको दे दें। इंतखाब है, सदका खैरात नहीं है। अगर पीटीआई के पास 51% लोग मौजूद हैं तो वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ लें। ठीक है। अगर मुल्क की कोई सियासी जमात इनके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर एक वोट और कोई सियासी जमात इनके साथ मुल्क में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं है तो ये नून लीग का कसूर है। ये पीपल्स पार्टी को वजीर आजम को वोट दे दें या पीपल्स पार्टी इनके वजीर आजम को वोट दे दे। चले मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जरा एक सेकंड वोट ले लेंगे, हम वोट ले लें, हमारे साथ चीजें वोट ले सकते हैं। मैं अभी इनसे बप्पी साहब जवाब देते हैं इसका। वोट ले सकते हैं सर, वो जवाब अभी देंगे इसका। टेलीफोन लाइन पे जरा हमारे साथ सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, अमीर हैं जमात इस्लामी के। सिराजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, ये जमात इस्लामी के जो नताइज आए हैं तो काफ़ी मायूस कुन रहे हैं, चूंकि कौमी असेंबली में तो आप एक नशिस्त भी नहीं जीत सके हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ है और आपको कहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट्स पर एतराज़ात हैं या आपको शिकायत है? बस देखिए, हम तो एक जमहूरी जमात है और इलेक्शन में हिस्सा लेना ये इस प्रोसेस का और इस तरीक़ेकार से इत्तेफाक की अलामत है। और मैं समझता हूं कि हमारे कारकुनान ने जबरदस्त मुहिम चलाई है। पहली बार तकरीबन हर हल्के पर हमने अपने उम्मीदवार खड़ा किया था, अपना मंशूर पेश किया था, अपने निशान के साथ खड़े थे। वोट नहीं मिली। इसकी वजह यही है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में जो एक लहर पीटीआई का, उसकी मजलूमियत का मौजूद था, तो ज्यादातर हमारा वोट वहां गया है, आम आदमियों का वोट वहां गया है। और दूसरे तरफ हमारे सर, ये आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो मेरी बात सुने। उसके नतीजे में हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है, हमारे कदम आगे बढ़े हैं और हर लिहाज से हमने अपना पैगाम कम से कम लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। राइट। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, तो आप समझते हैं कि वहां के नताइज दुरुस्त आए हैं या वहां भी कोई गड़बड़ हुई है, और क्या वहां पे आपका कोई इत्तेहाद होने जा रहा है पीटीआई से? इत्तेहाद तो अब तक नहीं है, अलबत्ता राबिते जरूर होते हैं
और डिस्कशन भी है, लेकिन कोई इत्तेहाद इस वक्त हमारा नहीं है। कोई फॉर्मूला तय हुआ है कि वो वहां किसी और पार्टी से या जमात इस्लामी से आगे हो सकता है, या बातचीत शुरू हो गई है या हो रही है, किसी मरहले में है? नहीं, इस वक्त हम यही जरूर करते हैं कि तमाम दोस्तों के साथ राबिते में हैं जी, डिस्कशन भी जारी है, लेकिन एज सच कोई डिसीजन तक हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक, और कोई इत्तेहाद भी नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। देखते रहिएगा न्यूज में। अच्छा कबोल साहब, अब मियां नवाज शरीफ के ही नारे बजेंगे या जरदारी साहब का जादू चलने जा रहा है? मेरे ख्याल में जरदारी साहब का जादू तो चल गया। इस वक्त नून वाले जो है उन्होंने जो वहाँ पर मीटिंगें की हैं, जो बातें चली हैं जी, जो ऑफर्स दिए हैं, वो कल सीसी की मीटिंग में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का इसलिए हुकूमत, क्योंकि 16 महीने हमने मौका दिया शहबाज शरीफ को और अब उनको हमें मौका देना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हमारे बगैर हुकूमत ये बना नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। तो मैं समझता हूं कि अभी हक पीपल्स पार्टी लेकिन कबूल साहब अददी एतबार से अगर आप देखें, अगर आपका और नून लीग का इत्तेहाद होता है तो सीट से ज्यादा मुस्लिम लीग नून की है ना, तो फिर तो इस हिसाब से वजीर आजम उन्हीं का बनता है, या आप लोगों ने सोच लिया है कि हर हाल में वजीर आजम अब पीपल्स पार्टी का ही बनेगा? देखें, ज़रूरी नहीं होता है कि हर दफ़ा वज़ीर आज़म का जो है ओहदा वो नून ही रखे। पिछली दफ़ा नून को ही दिया था। और बात यह है कि जब आपके पास कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नहीं होता है जी, और अगर हम ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लें तो नून की भी तो छुट्टी हो जाएगी ना। तो फिर ये आज़ाद जो है, ये पता नहीं किस जमात में जाने वाले हैं, ये आजकल में फैसला करेंगे। तो फिर जाहिर है ये आज़ाद जो है ना, उनको हुकूमत बनाने का एक मौका मिल जाएगा। तो उनकी मजबूरी है, पीपल्स पार्टी जरूरी। नबील कबूल साहब, कितने आज़ाद राब्ते में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? आपने कहा ना कि आजकल में ये फैसला कर लेंगे पीटीआई वाले। देखिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने, क्योंकि ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जिनको कहा जाता है, ये पीटीआई के तो उस पे नहीं लड़े हैं ना इलेक्शन सिंबल पे, तो ये मैं इनको पीटीआई वाला नहीं कहूंगा। वोट इमरान खान के नाम का है कि आपको भी पता है। बिल्कुल वोट इमरान खान, बिल्कुल। लेकिन बात इलेक्शन कमीशन में देखी जाएगी ना कि ये किस निशान पे जाते हैं। अच्छा। हमने कोशिश, जाहिर है ये हक है आज़ाद से, हमने तकरीबन कोई 25 से 30 इलेक्टेबल जो इलेक्टेड हुए हैं उनसे राब्ते में इस वक्त हम, और कल तक आप देखेंगे कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा कबूल साहब, अब एक और बात रहो, फसन साहब है ना पीटीआई, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का ऑप्शन भी टेबल पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी इनके बयान को कैसे देखती है? और पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी को अप्रोच करती है तो क्या आप नून लीग के बजाय इनकी तरफ जा सकते हैं सर, और इनके आजाद लोगों के वोट पर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने पर राजी होंगे? देखिए, ये फैसला तो पार्टी की लीडरशिप और सेंट्रल कमेटी करेगी, लेकिन ये ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। अगर मुस्लिम लीग नून जिद पर आ जाती है और अगर वो ये कहती है कि हमारे पास 80 सीटें और आपके पास 54 है, हमारा हक है, तो हम भी देखें ना, जरदारी साहब ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया सियासत के अंदर, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है बप्पी साहब, ये जो रऊफ बयान है, तो ये ऑप्शन सिर्फ टेबल पर ही मौजूद है या वाकई इस हवाले से कोई संजीदा सोच विचार की जा रही है? देखें, अली जफर साहब ने कल जाना था खान साहब को मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रोक दिया गया। तो सुबह अली जफर साहब खान साहब के पास जाएंगे, फाइनल अप्रूवल तो खान साहब ने देना है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, पब्लिक का जो मैंडेट है हमारे पास, वो यकीनन तमाम सियासी जादू जो जमातें हैं उनके खिलाफ दिया गया है। सो हम वो मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी पॉलिटिकल स्पेस ढूंढेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी डिमांड तो सिर्फ एक है, हम जिस भी जमात के साथ जाएंगे अल्टीमेटली हमारा एक ही काम होगा, क्या वो हमारे खान साहब के ऊपर जितने भी 190 के करीब केसेस हैं, क्या ये खत्म करके खान साहब को बाहर निकाल सकते हैं? जो भी जमात इस पे आएगी हम उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन having said that, पहली ऑप्शन पार्टी की तरफ जाना मकसूद या जाना ऑप्शन है, क्योंकि वहां तो हो सकता है नून लीग को बहुत मुश्किल है अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो खान साहब के केसेस को खत्म करें या कोई रिलीफ आपको मिल सके उस दौर में। पहला राइट तो हमारा है हुकूमत बनाने का, तो हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने या सिस्टम ने हमें कबूल ना किया तो नहीं है आपके पास, आप कैसे हुकूमत बनाएंगे?
मैं आज कर दूं जी, वो लेकिन उसके लिए बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी और छोटी पॉलिटिकल जमात में शमूलियत करके हम अपनी रिजर्व सीट्स क्लेम करके हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं, और छोटे ग्रुप्स के साथ जिसमें MQM और किसी से अलायंसेस भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, पहला राइट हमारा अपना हुकूमत बनाने का है, फिर हम अलायंसेस में भी जा सकते हैं। और किसी को पॉइंट इज कि जो हमारे साथ इस चीज पे आ जाएगा कि हम अपने खान साहब के ऊपर 190 केसेस जो कि सारे के सारे मैलाफाइडी हैं, उसमें एक केस भी आज सच नहीं है, और जो खासतौर पे फरवरी में 3 केसेस हुए, सारी दुनिया जानती है कि सारे जो है ना वो बैड इंटेंशन में बनाए गए। जो हमें उसमें हेल्प आउट करेगा खान साहब को बाहर निकाल, हम उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, और अगर खान साहब को हम बाहर नहीं ला सकते तो इस मैंडेट की शायद हमें जरूरत भी ना हो। अच्छा, खान साहब ने जेल में कहा था, पीपल्स पार्टी के हवाले यूसुफ के खान साहब ने जेल में ये कहा था कि जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, पीपल्स पार्टी के साथ करना पड़ा, तो वो फिर कयामत का दिन होगा मेरे लिए। तो क्या फिर वाकई कयामत करीब आ रही है? मैं अर्ज करूं जी, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड उन्होंने खुद ही करना है। इस वक्त जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, मैंने आपको जैसे कहा, लोगों में जो सेंटिमेंट है वो इसके खिलाफ है। अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद जिन लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया है वो इस चीज पे खुश ना हो, तो हमें पब्लिक मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन एक आखिरी चीज आपके लिए कह देता हूं, और मुजफ्फर साहब इस चीज के अगर एग्री कर लें, पाकिस्तान में 3 लोगों को कह के उठा के हलफ उठा लें, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, ये तीनों हलफ उठा के कुरान पे हलफ दे दें कि ये तीनों अवाम की मैंडेट से जीते हैं, हम अपनी सारी रेट पिटीशन, सारे एलिगेशन वापस ले लेंगे, और अगर ये वजीर आज़म बन जाए। और अगर ये कमिटमेंट नहीं करते और ये ओथे उठाते, तो इस मुल्क में हुक्मरानी करने का कम से कम इस खानदान के पास किसी तौर पे कोई राइट मौजूद नहीं है। इंसान की जो कैरेक्टर और ग्रेस है ना, दिखानी पड़ेगी। जरा जवाब दे दूं छोटी सी, टाइम बहुत कम रह गया, प्लीज। मुजम्मिल सरवरी साहब, आपने बात आपकी जवाब भी दे दें, और आपको लगता है कि नून लीग जो है वो अपना वजीर आजम लाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब जो मैदान है वहां से सियासत निकल के ड्राइंग रूम्स में आ गई है ना, हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है? देखें, सूबों में वजीर आला के लिए तो 51% वोट की शर्त नहीं है, वहाँ रन ऑफ इलेक्शन हो जाता है जी। जिसके ज्यादा वोट हो वो जीत जाता है। 51% वोट लेने जरूरी नहीं है वजीर आला के लिए, लेकिन वजीर आजम के लिए कोई रन ऑफ इलेक्शन नहीं है। आपने 51% वोट लेने हैं हाउस के, तो ही आप वजीर आजम मुंतखब हो सकते हैं। लिहाजा कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि आप कम वोटों के साथ वजीर आजम मुंतखब हो जाएं। अगर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वोट देने के लिए तैयार है तो फिर बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वजीर आजम है, कोई ताकत नून लीग उन्हें कोई भी रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वजीर आजम को वोट देने के लिए तैयार है तो फिर तहरीक इंसाफ के वजीर आजम को आने से कोई रोक नहीं सकता है जी। ये फैसला तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने करना है। नून लीग की टेबल पे तहरीक इंसाफ के साथ जाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना वो इसको अंडर कंसिडरेशन ला रहे हैं। ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। वो आप आसिफ जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं, कोई लाड़का ने उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गया है, वो लाहौर आए हैं मुलाकात करने के लिए अपने बिलावल हाउस में लाड़काने से चलकर। बिलावल साहब भी, MQM भी लाहौर आई है, मरकज लाहौर है, तो इसका मतलब सारे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। आखिरी बात, अगर PTI के साथ चलना चाहें तो लोग अडियाला चले जाएं, जाके मुलाकात कर लें। फैसला तो अभी तो एक दिन हुआ है ना, अभी तो आहिस्ता-आहिस्ता ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। अब ये है कि मखलूत हुकूमती मरकज में बनेगी, यानी कि PDM-2 टाइप हुकूमत फिर बनेगी जो कि गैर मुस्तहकम और कमजोर होगी। तो अगर ऐसी हुकूमत होती है तो आपका क्या तज्जिया है कि नून लीग को इसका हिस्सा बनना चाहिए या ऑपोजिशन में बैठना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम इमरान खान की वजह से था। अच्छा, दूसरी सियासी जमातों की वजह, हमने उनको ऑपोजिशन में ट्राई किया या गवर्नमेंट में ट्राई किया, वो किसी के साथ ना बैठने को तैयार हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं, ना किसी को मिलने के लिए तैयार हैं। उनके नजदीक बाकी पूरा पाकिस्तान चोर है, वो अकेले साथ हैं। तो इस तरह तो मुल्क की सियासत नहीं चल सकती। मेरे ख्याल में बाकी सियासी जमातों में इतनी तहम्मुल और बुर्दबारी है कि वो इकट्ठे चल सकते हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ का ये प्रॉब्लम है कि वो किसी के साथ नहीं चल सकते। वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे हैं, जो उनको इस बंद गली में ले आई है कि आज ये NRO मांग रहे हैं कि हमारे मुकदमे खत्म कर दो, हम आपको वजीर आजम बना देंगे। पप्पी साहब का यही डिमांड है ना, मुकदमे खत्म कर दो, वजीर आजम बना देंगे। कल तक कहते थे NRO नहीं देंगे, आज कह रहे हैं NRO दे दो। किसने मुकदमात, किसकी ख्वाहिश नहीं है खत्म? तो जीरो रिस्क जब तक गारंटी नहीं दी जाती, लोग मुल्क में आना पसंद नहीं करते। यहाँ भी कंपैरिजन करें ना, आप कहते हैं कंपैरिजन करो 2014 और 2018 के इलेक्शन से, तो हर जगह होना चाहिए ना सर।
तो नवाज शरीफ ने तो अदालतों से खत्म कराए हैं, आसिफ जरदारी ने अदालतों से खत्म कराए हैं, ये भी अदालतों से खत्म करा लें। ये क्यों कहते हैं कि हम वोट इस शर्त पे देंगे कि हमारे मुकदमे खत्म करें? ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और ओनबाज बपी साहब, गबोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।